नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। लखनऊ गोरखपुर से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी पर भी की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेटी बेटी होती है और किसी भी बेटी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में आते ही संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत देते हुए कहा है कि सार्वजनिक जीवन में शालीनता और सम्मान का पालन होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी मर्यादित भाषा का उपयोग करने की सीख देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को राजनीतिक शिष्टाचार और सार्वजनिक संवाद की मर्यादा से जोड़कर देखा जा रहा है। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। गोरखपुर से खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सिंचाई एवं गोरखपुर के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गोरखपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.37 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 81 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया गया। और उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना से 45 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और वही पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत लाखों परिवार को आर्थिक सहायता और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की गई है। और स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित की है तथा भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की गई है और ऊंचाइयों को छू रहा है। के कारण जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद समाप्त हुआ। इन्हीं मित्रों, सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर जो 126 जिलों में नक्सलवाद थे, माओवाद थे, आज जड़ से समाप्त हो गए। देश के अंदर न नक्सलवाद बचा, आज 0% हो गया मित्रों, यही आज समाप्त हो गया है।
नहीं मित्रों, आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये बदलाव केवल शब्दों में नहीं, संप्रभुता, सुरक्षा और सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा को में झलकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि यूक्रेन युद्ध में भारतीय छात्र सुरक्षित घर लौटेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि सीरिया में नर्सें सुरक्षित घर लौटेंगी। लेकिन देश की जनता ने एक स्वर में कहा, मोदी है तो मुमकिन है। ऑपरेशन कावेरी, गंगा, देवी शक्ति आदि लाखों भारतीयों को विदेशों से सुरक्षित वापसी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा है मित्रों। वैक्सीन मैत्री के 30 करोड़ वैक्सीन 100 करोड़ से अधिक देशों को भेजी गई। भारत ने G20 की अध्यक्षता की। देश के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई। इस प्रकार आज जब दुनिया आकाश की ओर देखती है तो उस भारत का झंडा सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतार कर बता दिया कि अब भारत केवल धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी ताकतवर है। यही नहीं मित्रों, 2014 के पहले बुनियादी ढांचे बजट के अभाव में सिसक रहे थे। 2014 के मुकाबले आज 6 गुना से ज्यादा है बजट। 12 वर्षों में प्रतिदिन औसतन हम 37 किलोमीटर हाईवे का निर्माण करते हैं मित्रों प्रतिदिन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 500 से अधिक स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है। 300 से अधिक नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। वंदे भारत, नमो भारत इत्यादि। रेलवे में 100% अधिक विद्युतीकरण का लक्ष्य भी हम प्राप्त होने वाला मित्रों। 99.4% हम लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, 6 और बचा है। भारत का पहला रैपिड रेल कॉरिडोर हमारे यूपी मेरठ से दिल्ली तक बना है। देश में 74 नए हवाई अड्डे, 15 हेलीपोर्ट और 9 वाटर ड्रोम विकसित हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12 वर्षों में 7,08,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया गया है मित्रों। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, उज्जैन में महाकाल लोक का विस्तार, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का कायाकल्प, ये सभी उदाहरण के लिए हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक और बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ा गया। इन्हीं मित्रों, वर्षों पुरानी समस्या को प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण केवल 15 पैसा गांव में पहुंचता था। आज मैं कह सकता हूं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आज मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों का अपना घर है, एक गरीब का। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ 79 लाख के घरों में नल जल है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ लोगों का अपना गैस का कनेक्शन है। 300 से ज्यादा संसदीय क्षेत्रों में मित्रों सांसदों के नेतृत्व में सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन नियमित रूप से चल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। आम जनता उन्नयन पार्टी AGUP के प्रमुख हुमायूं कबीर ने तृणमूल कांग्रेस से कुछ संसदों के कथित तौर पर अलग गुट बनाने और NDA के करीब जाने की खबरों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि जिन संसदों को जनता के ने बसपा के खिलाफ मतदान करके संसद तक पहुंचाया, उनका राजनीतिक रुख बदलना मतदाताओं के विश्वास के साथ धोखा माना जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस चुनाव में जिस विचारधारा और राजनीतिक मंच के आधार पर जनता ने समर्थन दिया था, उससे अलग जाना जनादेश की भावना के विपरीत है। और AGUP प्रमुख ने कहा है कि चुनाव के केवल 2 वर्ष बाद ही उन राजनीतिक शक्तियों का समर्थन करना जिनके खिलाफ जनता के वोट दिया था, मतदाताओं के भरोसे को कमजोर करता है। उनके इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी दल बदल और राजनीतिक पुनर्रचना की संरचनाओं को और तेज कर दिया है।
टीएमसी का जो सांसद अपना पार्टी को छोड़ के वो जो अलग ब्लॉक बना रहा है, वो ब्लॉक का एनडीए को हिस्सा ले रहा है, एनडीए को पास जा रहा है। तो जो सांसद और टीएमसी को उम्मीदवार होके 2026 में जो चुनाव जीता, वो तो बीजेपी को खिलाफ ही इनको चुनाव में वोट दे के जिताया। लेकिन ये लोग आम आदमी को सब गद्दारी कर रहा है और टीएमसी पार्टी को लीडरशिप को साथ भी गद्दारी कर रहा है। इसलिए इनको 2 साल पहले चुनाव का जो हो गया 2024 में, और 2026 में आके ये लोग। लखनऊ से राजनीतिक बयानबाजी की बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धनीश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। धनीश आजाद अंसारी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए विकास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष का उद्देश्य केवल डबल इंजन की योगी मोदी सरकार को रोकना और अपने राजनीतिक हितों को सदना है। और मंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है और गरीबों को राशन, आवास और अन्य योजनाओं के लाभ पहुंचा रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और अंसारी ने दावा किया है कि भाजपा की सरकार जनहित और विकास को प्राथमिकता देती है, जबकि विपक्षी दल सत्ता हासिल कर अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे करना चाहते हैं। उनके इस बयान से पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके लिए देश का विकास, प्रदेश का विकास से कहीं कोई मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा ये है कि किस तरीके से मोदी जी को, डबल इंजन की मोदी योगी सरकार को हटा के उत्तर प्रदेश में या देश के जो अन्य जो प्रदेश है उस पर वो काबिज हो सके, ताकि अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा कर सके। उनका एजेंडा केवल ये है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विकास की इस यात्रा में व्यवधान पैदा कर सके। विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का खासतौर पर एजेंडा ये है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो राशन मिल रहा है गरीबों को, उसमें अवरोध पैदा करे, जो आवास मिल रहा है हमारे गरीबों को, उसमें अवरोध पैदा करे, जो एक भयमुक्त माहौल उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने कायम किया है, इसको डिस्टर्ब करे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को पोषित करने के एजेंडे के साथ समाजवादी पार्टी काम करती है और उत्तर प्रदेश में अपराधियों को रोककर जनता को एक सुरक्षित माहौल देने का काम, ये काम भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी योगी सरकार करती है। तो एक तरफ हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो जनता के हित के लिए काम करती है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जैसे दल अपनी सरकार बना के जनता का जो वोट है उसका अनादर करते हुए प्रदेश को लूट का अड्डा बनाना चाहते हैं। आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा है कि 2017 से पहले का आजमगढ़ और आज का आजमगढ़ दोनों में बड़ा अंतर है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय ना विश्वविद्यालय था, ना कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ना एयरपोर्ट की सुविधाएं बेहतर थी और ना ही स्थानीय कला एवं संस्कृति को पर्याप्त पहचान पाई थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज जिले में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। और उन्होंने विशेष रूप से मुबारकपुर की ब्लैक पटरी और स्थानीय कारीगरों का जिक्र करते हुए कहा है कि एक कारीगर ने उनसे मुलाकात कर बताया है कि डबल इंजन सरकार आने के बाद उसके कारोबार में कई गुना वृद्धि हुई है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार स्थानीय उत्पादों और कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां न विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था,
न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मैं मंच पर आने के पहले एक एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहा था मंत्रियों के साथ में। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर और मुझे मिला और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है, हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है। हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। साड़ी वाला मुझे मिला, उसने भी मुझे यही बात कही। अन्नदाता किसान मिले तो वे भी मुझे यही बात कहे। और जो भी मुझे यहां से जुड़े हुए लोग मिले, उन्होंने अपनी एक नई कहानी यहां पर हमें सुनाई। बहनों और भाइयों, लखनऊ से राजनीतिक बयानबाजी की बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी संभावित हार को देखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब विपक्ष चुनाव जीतता है तो चुनाव आयोग की प्रशंसा करता है, लेकिन हार की आशंका होने पर उसी संस्था पर सवाल उठाने लगता है। उप मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए दावा किया है कि वहां की जनता ने भ्रष्टाचार और कथित गुंडागर्दी के खिलाफ मतदान किया है और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के शासनकाल को जनता भूली नहीं है और भाजपा विकास तथा सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है। ब्रजेश पाठक ने विश्वास जताया है कि भाजपा का जनता का व्यापक समर्थन मिलेगा और पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। सर, अखिलेश यादव ने कहा देश में सिर्फ एक मुद्दा है, बीजेपी हटेगी तभी समस्या। पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के लोग, खासकर अखिलेश यादव जी अपनी संभावित हार को लेकर के फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। कोशिश नीचे जब विपक्ष जीतता है तो उनको लगता है कि निर्वाचन आयोग अच्छा काम कर रहा है और जब हारते हैं तो उनको लगता है कि अब उनकी दुकान सिमट गई है, ये दुकान बंद होने वाली है, अपनी फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते रहे। पश्चिम बंगाल में वहां की आम जनता ने जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है, उसके उपरांत जो वहां का विपक्षी दल है तृणमूल कांग्रेस, उसकी जो दुर्दशा पश्चिम बंगाल की जनता ने किया है, एक एक पश्चिम बंगाल का निवासी मानता है कि तृणमूल कांग्रेस की कटमनी और गुंडागर्दी ने पश्चिम बंगाल के आम लोगों का जीवन जीना दूभर कर दिया था। वही हाल समाजवादी पार्टी का प्रदेश में था। जब जब ये सत्ता में रहे हैं, आम आदमी का जीवन जीना दूभर किए थे और इनको पता है कि इनकी अब दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए केवल अपना फेस सेविंग के कारण इस प्रकार का बयानबाजी दे रहे हैं। उनकी हार सुनिश्चित है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 27 में 30। भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिक्स देशों के बीच कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठकों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा और आपसी सहयोग को मजबूत करने की विस्तृत चर्चा हुई है। इसके साथ ही पुनर्योजी कृषि यानी रिजनरेटिव और फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया और केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा और मजबूत फूड सिस्टम और सदस्य देशों के बीच कृषि क्षेत्र में साझेदारी को और प्रभावी बनाने और महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी बैठक के केंद्र में रहे हैं और उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीक और टिकाऊ विकास को नई दिशा मिलेगी। ब्रिक्स देशों के बीच आपस में कृषि व्यापार बढ़े, आपस में सहयोग हो, इस पर चर्चा हुई।
आज दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रही है। ऐसी परिस्थितियों में रीजनरेटिव फार्मिंग, जलवायु अनुकूल खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि ये धरती केवल इसी पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। जयपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सूचना केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भैरवा और जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक और मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को प्रदर्शनी के माध्यम से आमजन के सामने रखा गया और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास और आधारभूत संरचना, डिजिटल परिवर्तन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने राज्य सरकार के कार्य और जन योजनाओं की जानकारी दी। तो उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई होगी। हम सबको गर्व है कि हम आज उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और मुझे लगता है सभी का सौभाग्य है और देश का भी मैं मानती हूँ कि सौभाग्य है कि ऐसा प्रधान सेवक उनको मिला है जो कभी आराम नहीं करता, कभी छुट्टी नहीं लेता। मोदी जी कैसे इतना काम कर सकते हैं, कैसे किया है उन्होंने, ये सचमुच में एक केस स्टडी है जो कि सिर्फ भारत ही नहीं है, मुझे लगता है पूरे विश्व में लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि कैसे ऐसे प्रधानमंत्री जो कि बिल्कुल एक आम आदमी थे, उन्होंने आया, उन्होंने कमान संभाली देश की और देश की सेवा की और सचमुच में जो चेंज आया है हमारे देश में वो देखने लायक है। पूरा विश्व देख रहा है और विश्व से सम्मान भी हमें इतना मिला है, जिस तरह से ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है। पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड में सारे बड़े से बड़े लीडर्स, बड़े से बड़े कंट्रीज भारत को देख रहे हैं और जो रिस्पेक्ट भारत को आज मिल रही है वो इससे पहले कभी नहीं मिली। सचमुच में हर तरीके से हर क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है और देश को आगे ले जाने की जो सोच है प्रधानमंत्री। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे होम टीवी भारत।